नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ को दहला देने वाली उस घटना पर जिसने आज सबको हतप्रभ कर दिया कि नक्सलियों ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए फोर्स को अपना निशाना बना लिया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें आ रही थी कि फोर्स आगे बढ़ रहा है, नक्सलियों को पीछे ढकेल रहा है और सफलताओं की नई नई कहानियां हमें पढ़ने को मिलती थी। लेकिन नक्सलवाद का सर्प एक बार फिर से फुंकारता हुआ दिखाई दिया है बीजापुर में, और इस पूरी घटना में हमने अपने 9 जवानों को खो दिया है। 9 जवानों की शहादत के बाद एक स्थिति ये बनी है कि शहादत पर सियासत शुरू हो गई है। पहले हम आपको घटना के बारे में अवगत करा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ये शहादत पर सियासत क्यों हो रही है, क्या है इस शहादत पे सियासत का राज, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बीजापुर की घटना को एक बार फिर से आपके सामने रिवाइंड करके बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज हुआ क्या है। आज दोपहर 2:15 की यह घटना है जब जवान लौट रहे थे बीजापुर से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया। और ये दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, जिससे पता चलता है कि कितना बड़ा विस्फोट था जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हो गए हैं। विस्फोट कितना बड़ा था ये इस बात से भी पता चलता है कि वहाँ के पेड़ों पर लटके हुए हैं गाड़ी के परखच्चे, पुर्जे और बोनेट हम दिखा रहे हैं स्क्रीन में, जो कि करीब 25 फीट ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ है। इसके साथ ही जवानों के वो हथियार जो कि काफी मजबूत माने जाते हैं, किस तरीके से विस्फोट के बाद चकनाचूर हो गए हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पूरी घटना में 8 जवान और एक ड्राइवर मिलाकर 9 लोग शहीद हुए हैं। और उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना कैसी है, किस तरीके की विभत्सकारी ये घटना थी, वो इस दृश्य से पता चलते हैं कि गाड़ी के परखच्चे के साथ साथ इस गाड़ी में बैठे हुए जवानों के पार्थिव देह को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करना पड़ा। तो ये पूरे दृश्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आज हम इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था बीजापुर में और इसके बाद की स्थितियां जो बनी वो किस तरीके की सियासत की ओर इशारा कर रही हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, किस तरीके की प्रतिक्रिया थी, ये भी हम आपको सुनाएंगे। शहादत पर कैसी सियासत चल रही है, देखिए ये प्रतिक्रियाएं। सिंह से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ
इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। ये जो कुछ हुआ है इसके जांच की आवश्यकता है और उसके बाद निर्धारित समय पर नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म ये समाप्त होगा, उसमें संशय नहीं। सरकार की नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है और साथ ही कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और कहाँ चूक हुई है ये एक जांच का विषय है, क्योंकि सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है मुझे लगता है कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि बस्तर की परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उसमें विफल साबित हुई है। तो हमने सुनाई आपको प्रतिक्रियाएं और लगातार प्रतिक्रिया इस बात को लेकर आ रही है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये दुखद है। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो निंदनीय है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी फलती फूलती हुई इस घटना पर दिखाई दे रही है और यही कुछ प्रतिक्रिया में परिलक्षित भी हो रहा है कि आखिर ये घटना के पीछे के कारण क्या हैं, कहां चूक रह गई, क्या अति आत्मविश्वास से काम किया जा रहा है, किस तरीके की स्थितियां बस्तर में बनी हुई हैं, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषण लेकर मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण को रक्षा विशेषज्ञ के रूप में दर्शकों को समझाने के लिए वर्णिका शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चारों मेहमान इस पूरी डिबेट में हमारे साथ बने रहेंगे। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, क्योंकि सियासत का मामला है, तो सियासत से पहले शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनिल चौहान जी, घटनाएं पहले भी होती थी, अभी भी हुई हैं, लेकिन अचानक से इसमें जो एंगल खोजा जाता है, सरकार की गलती, किसकी गलती, और जो चीजें सामने आती हैं उससे लगता है कि सियासत हो रही है। कांग्रेस को क्या लगता है इस घटना के बाद, क्या अभी ऐसी बातें करनी चाहिए या इस तरीके की बातों में कांग्रेस कहां पर सरकार का एंगल खोजती है? मोहन जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और टीवी 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को सत्तर नमन, कोटि कोटि नमन, उनकी बहादुरी को, उनकी वीरता को नमन। मोहन जी, ये जो आत्मविश्वास देखने को मिला सरकार का, ये कारण है और विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म है कि सरकार को ये बताएं। बार बार हम लोगों ने बताया कि वहां ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आप प्रदेश में और देश में परोसने का काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर, चाहे बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय के जल जाने का मामला हो, चाहे इस तरह की नक्सल वारदातों का मामला हो, इंटेलिजेंस फेलियर साफ तौर पे दिखता है। दूसरी बात देखिए कि सरकार अति आत्मविश्वास में काम कर रही थी, ये भी इस घटना से जाहिर होता है, क्योंकि सरकार ने कहीं न कहीं घोषणा कर दी थी कि नक्सल मुक्त हो गया है प्रदेश और वो एरिया लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन जिस तरह से बीजापुर में यह घटना हुई है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के फेलियर का। हमारे एक एक जवान की जान कीमती है। ये जो संदेश देश में और प्रदेश में जाता है इस तरह का, वो बहुत बड़ा फेलियर है। और तब मोहन जी, जब केंद्र से बड़ी संख्या में फिर से जवानों की तैनाती की गई है, संसाधन दिए गए हैं, फिर से बहुत बड़ी संख्या में कैंप खोले गए हैं और संसाधनों का समुचित उपयोग ना होना, इंटेलिजेंस का समुचित उपयोग ना होना और उसके बाद इस तरह से जवानों की जान जाना, उनकी शहादत, यह कहीं न कहीं अक्षम्य है। इस तरह से सरकार को संवेदनशील होकर ऐसे मसलों पे काम करना चाहिए। लेकिन सरकार की चूक है, सरकार की चूक को बताना हमारा धर्म भी है और जवानों की शहादत को सलाम है। हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते जितना हमारी ड्यूटी है इस सरकार को हम सचेत करें, पहले भी करते आए हैं और अभी भी करने का काम कर रहे हैं जी। ठीक है, चलिए, तो ये कांग्रेस का एक सीधा सा सवाल है। विपक्ष होने के नाते इस तरीके के सवाल तो बनते भी हैं।
वासु शर्मा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे कि नक्सल मोर्चे पर क्या नीति पर कैसा काम चल रहा है। वासु जी, आप लोग आलोचना के घेरे में हैं, पीठ थपथपाई जाती है जब नक्सली कमांडरों को मारा जाता है, सफलता मिलती है, फोटो खिंचवाए जाते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है तो उसका भी ठीकरा आप लोगों पर फोड़ा जाएगा, इसमें गलत क्या लगता है? देखिए मोहन जी, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं सभी जवान, जो नौजवान शहीद हुए हैं, वीर जवान हैं हमारे, उनके पे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन उनको करता हूँ। और निश्चित रूप से ये जवान जो है ऑपरेशन करके लौट रहे थे, अबू जमार के घने जंगलों नक्सली के कोर इलाके में ये ऑपरेशन करके लौट रहे थे। कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा, रुकनीनपुर 5 नक्सलियों को इन्होंने ढेर किया था। निश्चित रूप से वहां से लौटते समय ये कुरुत के पास इनका आईडी ब्लास्ट में इन जवान शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से बौखलाहट है, और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम इसकी कायराना हरकतों, नक्सलियों की कायराना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे हम कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जवान जो बलिदान दिए उनके ये व्यर्थ नहीं जाएगा, हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक बात नक्सलियों की हो रही है, तो हमने काम करके दिखाया मोहन जी। 1 साल के अंदर हमने, आपने देखा होगा, 200 से ज्यादा नक्सली ढेर किए हैं, 1700 से ज्यादा नक्सली समर्पण किए हैं। हमने समर्पण नीति की है, 10,000 रुपए की भी हमारे गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं। नील नार योजना के तहत हम ग्राउंड तक, ऐसे गांव तक पहुंच रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, जिसके कारण लोग नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और देश में पहली बार जो देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे कोर नक्सली गांव में पहुंचते हैं और आदिवासी भाई बहनों का हौसला बढ़ाते हैं, जवानों का हौसला बढ़ाते हैं कि आप काम करिए, सरकारें आपके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से कहां पे चूक हुई है, क्या हुई है, ये तो मोहन जी जांच की बात पता चलेगा। और निश्चित रूप से जहां पर भी खामियां निकलेगी, आगे ऐसा ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर रणनीति बना के काम की जाएगी। और जो डेडलाइन है मोहन जी, मार्च 2026 छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। बिल्कुल, कहीं चूक हुई है तो उसे पता भी किया जाएगा और उससे सबक लेकर आगे काम भी करने की जरूरत है। लेकिन चूक हुई है ऐसा साफ लगता है, क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन से जब आप पूरे जवानों को निकालते हैं तो इस बात के लिए सतर्क रहने की जरूरत होती है कि पलटवार भी हो सकता है और रास्ते में कुछ अनहोनी भी हो सकती है। कहां पर कुछ गलतियां दिख रही हैं, खामियां दिख रही हैं, एक एक करके हमारे विशेषज्ञों के पास चलेंगे। सबसे पहले वर्णिका जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, रक्षा के मामलों को आप बारीकी से देखते रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में और इस तरीके की स्ट्रेटेजी में कैसा कुछ बदलाव की जरूरत महसूस करती हैं, या फिर कुछ खामियां दिखाई देती हैं? क्योंकि हम लगातार हमले कर रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को इसी वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कहीं अति आत्मविश्वास में तो नहीं है फोर्स, इसलिए जो प्रोटोकॉल है उसका भी उसकी अनदेखी हो जाती है, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं निकलती, जिस रोड से निकल रहे हैं वहाँ पर जो निर्धारित दूरी होनी चाहिए वो नहीं अपनाई जाती, वाहन के इस्तेमाल को भी लेकर लापरवाही बरती जाती है। कुछ खामियां दिखती है क्या जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, जो अभी नीति चल रही है वर्तमान की? जी 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 बोलिए। क्या मुझे सुन पा रहे? जी बिल्कुल, बोलिए जी, अभी आज की ये जो घटना हुई है बहुत ही विभत्स है और सच में एक तरीके से ये कायराना हरकत है। तो सभी वीर जवानों की शहादत को नमन करती हूँ, लेकिन आज तक के हमने देखा, अभी ये पिछले कुछ 1 वर्ष में जो प्रक्रम चलता आया, इसमें हमने देखा एक्सचेंज ऑफ फायर समझ में आता है कि एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। जवान गश्ती में गए हैं, सामने से भी मोर्चा खुला है, इधर इंसर्जेंट्स ने भी मोर्चा खोला है, इधर से सुरक्षा बल जवानों ने भी फायरिंग की है। पर ये जो नक्सली अभी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ये जो आईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बल जवानों को जो जिस तरीके से घातक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे स्ट्रैटेजिकली एक बात तो समझ आ जा रही है कि वो अब इस अस्तित्व की लड़ाई को भली भांति समझ चुके हैं। अब वो अपनी आमद दर्ज कराना चाह रहे हैं कि अभी हमको इतना कमजोर मत समझिए, अभी भी हम यहाँ पे मौजूद हैं और अब ये आमने सामने की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। यदि इनमें थोड़ा भी डेयर होता तो ये एक्सचेंज ऑफ फायर की परिणति में आते। पर पिछली बार मोहन जी मैं बता दूं कि जो 29 माओवादियों को ढेर किया गया था और इसके पहले भी 5 तारीख को
बाज माओवादी जो ढेर हुए हैं, उसके बाद अब ये इस स्थिति में नहीं है कि ये छिप के भी एक्सचेंज ऑफ फायर कर सकें। इसीलिए अब ये जगह जगह आईईडी ब्लास्ट करके और इस तरीके से एक साथ सुरक्षा बल जवानों को नुकसान पहुंचा करके एक प्रकार से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभी भी हमारा यहाँ पे अस्तित्व है। और दूसरी बात रही, जिस कुटरू में जिस जगह पे ये हमला हुआ है, वो आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से सोचे या टैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, जहाँ पे ये निश्चित रूप से आईडी सड़क निर्माण के दौरान या भिन्न भिन्न कार्यों के दौरान बरसात के मौसम में ये यहाँ पे आईडी छिपा के रखते ही हैं इन क्षेत्रों में। तो अब ये जब इनके पास एकदम एक क्रीम पीरियड आ जाता है, जब इनके पास कोई हाथ में कोई चीज नहीं रहती है और अपने आमद दर्ज करानी होती है, चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे कोई और ऐसा समय हो जिसमें इनको ये दर्ज कराना है कि अभी हम यहाँ पे हैं और एक साथ दुश्मनों की फौज को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर ये आईडी ब्लास्ट जैसे कार्यों को चुनते हैं। बिल्कुल, और ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गया है। इसका तोड़ निकालने की जरूरत है और ऐसे मोर्चे पे जहां सीधी लड़ाई हो रही है, कुछ चूक भी रह जाती है जिस पर ध्यान देने की भी जरूरत बनी हुई है। मिथिलेश मिश्रा जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नक्सली स्ट्रेटेजी लगातार अपनी बदल रहे हैं। बस्तर में लंबे समय से मिथिलेश जी काम किए हैं तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मिथिलेश जी, अभी हावी होने की रणनीति पर फोर्स काम कर रही है, लेकिन इसके कई बार नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जैसे ये घटना है। क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है रणनीति में? अब हमें क्योंकि 26 तक खत्म करना है, 2026 तक, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी भी देखने को मिल रही है क्या नक्सल मोर्चे पे? जी, मुझे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपने जवानों को। मुझे विषय को इस तरीके से देखने की आदत है कि आप अपनी सफलता के तमगे लेने गए हैं या पर रियल में परिणाम चाहते हैं। देखिए, पिछले 3 वर्षों में नक्सल मोर्चे पर ज़बरदस्त तरीके से केंद्रीय बलों का और स्पेशली डीआरजी का जो वर्चस्व है वो बड़ा है, एरिया डोमिनेट किया है। उन्होंने क्षेत्रों में अपनी आमद बताई है, दर्ज की है, इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया है, वो काम कर रहे हैं। आपने उन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए धराशायी किया है नक्सलियों को और सरेंडर्स हुए हैं। स्वाभाविक है कि सवाल ये है कि अस्तित्व को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं? तो स्वाभाविक है वो लड़ रहे हैं अस्तित्व को बचाने के लिए। तो नक्सलियों का जो वॉरफेयर है वो गुरिल्ला वॉरफेयर है, उसकी कोई स्थायी नीति नहीं है, ना ही उसके कोई स्थायी लक्ष्य हैं। वो हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता रहता है। वो कई बार जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, कई बार बहुत देर से सोची समझी रणनीति और चुनाव के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फोर्सेस को और गवर्नमेंट लीडरशिप को इस बात को समझने की दरकार है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो अब क्या करना चाह रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, नक्सल क्षेत्रों में ऑपरेशन के जो नियम बनाए गए हैं उसमें पिछले 2-3 वर्षों में ये कहा गया है कि जब भी आप ऑपरेशन करके लौटेंगे तो लाइट व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे, आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक संभव हो सके, और एरिया डोमिनेट होगा। उसके बाद आपके पास रोड ओपनिंग पार्टी होगी और उसके साथ आप जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अति आत्मविश्वास में और उस क्षेत्र को समझने में कहीं पर चूक हुई है, जिसके कारण ये बहुत दुखदायी घटना हुई है। और इसे नक्सलियों में एक रणनीतिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने खुद को सुरक्षित रखते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पिछली सारी घटनाओं का जवाब देने की कोशिश की। बिल्कुल, ये जवाब देने की कोशिश की और वहां जब मुठभेड़ जैसी स्थिति बनी तो नक्सली भाग खड़े भी हुए। शायद वो आमने का मुकाबला नहीं करना चाहते। पर ये जो चूक वाली बात आ रही है, इसमें चूक लगती है क्या? कहीं कोई चूक हो रही है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि 4 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले वो सड़क बन रही थी। उस सड़क के बनने के दौरान जो है ये बारूद रखा गया होगा या उसके बाद में ये बारूद रखा गया होगा। सड़कों की भी निगरानी आपको करनी होगी। जिस सड़क पे ही आपका आना जाना है, सामान्य लोगों का आना जाना है, यातायात होना है, परिवहन होना है, सब कुछ होना है। तो सड़कें जो हैं आपके लिए डोमिनेट करने के लिए एक जगह है और उसको आपको जांच करना होगा अंतोत्तगत्वा, क्योंकि आखिरी लड़ाई में ये सड़कें ही साधन बनेगी। या तो आपके लिए बनेंगी या उनके लिए बनेंगी, या तो ये आपके लिए मारक बनेंगी या आपके लिए वरदान बनेंगी। तो पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में नक्सलियों ने काफी बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, जो वो अपने साथ कई बार कुकर बम या अंदर जो है बारूद और दूसरे शार्पनेल्स या दूसरे तरीके से, और ये बड़ा आसान तरीका होता है कि आप बारूद रख दें और 200 मीटर दूर में जाकर उसको डेटोनेट करें, ब्लास्ट करें और फिर आप धराशायी करें अपने शत्रु को।
तो मुझे लगता है कि सड़कों की भली भांति फिर से जांच होनी चाहिए और बारिश आने से पहले इनको जांच लेना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ चूक जैसी स्थितियां दिख रही है। वासु जी, सरकार जरूर ये दावा कर रही है कि 2026 तक खत्म करना है, पर 26 तक खत्म करने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, नेटवर्क को तोड़ना, उनके द्वारा बिछाए गए विस्फोट को खोज लेना, इन सब के बजाय सीधे हमले की रणनीति कई बार भारी पड़ जाती है और इसका नुकसान जवानों को उठाना पड़ता है। इसलिए भी आलोचना हो रही है सरकार की, इसको तो मानते होंगे आप। देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से सारी प्रोटोकॉल को पालन करके ही कार्य किया जाता है और नक्सली जो मूवमेंट होता है उसको भी देखा जाता है और जवान जब किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो एसओपी होता है, निश्चित तौर पे सारे विषयों को देख के ही ये काम किया जाता है। लेकिन इस बार किस प्रकार की चूक हुई है और इस इलाके में किस प्रकार के पहले से ये आईडी बिछा हुआ था क्या, ये सारे विषय जो है जांच के बाद पता लगेंगे। अभी जल्दबाजी है मेरा बोलना। निश्चित रूप से जब वहाँ के प्रशासन और पुलिस के विभाग के अधिकारी इस बात को स्पष्ट करेंगे तब इस पे शायद चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी जहां तक ये निकल गया है, निश्चित रूप से वो जवान जो है वो ऑपरेशन करके लौट रहे थे और वो एक गाड़ी पे थे और गाड़ी के नीचे आईडी ब्लास्ट हुए तो सारे जवान शहीद हुए। बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध, हम काम किया है। नक्सली अब अपनी अंतिम सांस पे, और ऐसे वर्णिका जी ने कहा निश्चित रूप से वो अब लड़ने की क्षमता में नहीं है मोहन जी। अब वो फेस टू फेस वो लड़ाई करने के उस पर नहीं है, इसलिए वो कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन इसका माकूल जवाब हमारी सरकार देगी और निश्चित रूप से जो डेडलाइन तय है उसी के अनुरूप काम हो रहा है। सारे विषयों को देखा जा रहा है और निश्चित रूप से समय सीमा में ये जो हमारी सरकार ने और माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया, इससे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। और अनिल जी, कांग्रेस और भाजपा तो इस बात में सहमत है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, फिर किस बात की लड़ाई? यही एक मुद्दा है जिसमें कांग्रेस भाजपा सहमत दिखाई दे, पर ऐसा दिखता नहीं है। इसकी क्या वजह है? मोहन जी, जो हमारे संविधान और कानून की मूल अवधारणा है कि हमको एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं करना है, सजा नहीं देना है, उसको किसी प्रकार से अगर 2 गुनाहगार बच रहे हैं तो बच जाए, पर एक निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए। लेकिन जो फर्जी मुठभेड़ की बात आती है, इस तरह की लापरवाही आती है, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं है, इंटेलिजेंस का फेलियर दिखता है, हमारे जवान हम खो देते हैं, तो इस बात की पीड़ा रहती है। देखिए, जो नक्सल पुनर्वास नीति है मोहन जी, वो बहुत अहम होती है और सरकार अगर डिप्लोमेटिक तरीके से, शस्त्र तो अपनी जगह है ही, हमारे जाबाज जवान लड़ ही रहे हैं इस गंभीर समस्या से। सवाल इस बात का है कि हमारे सरकार की जो डिप्लोमेसी होती है, जो कूटनीति होती है, जो बात करने की खुली नीति होती है, एक स्पष्ट नक्सल नीति होती है जिसके माध्यम से वहाँ के युवाओं का, वहाँ के लोगों का, वनांचल का विश्वास जीतने का काम होता है और उसके बाद उनका विश्वास जीतकर जब हमारे साइड ज्यादा मुखबिर होते हैं, उनको ज्यादा खबर नहीं मिलती है, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे मुखबिर वनांचल के लोकल लोग जब हमारे साथ आएंगे, जिस दिशा में लगातार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उस सोच के साथ आगे बढ़ रही थी, उसी समय से नक्सलवाद पर बड़ा गंभीर कुठाराघात हुआ। क्योंकि देखिए, जब तक आप सिर्फ शस्त्र की भाषा बोलेंगे काम नहीं होगा। गांधी ने जो हमें एक और वैचारिक क्रांति का दिया है शस्त्र, वो भी हमको अपनाना पड़ेगा। बहुत से लोग विचारों से प्रभावित होकर भी सरेंडर कर रहे हैं। निर्दोष आदिवासियों को सजा नहीं देनी है, उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, जवानों की जान बचाकर ये काम करना है। और तब खासकर तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकार उस दिशा में भी तो काम करते दिखती है, एक आध घटनाएं हो जाती हैं, पर ये हो तो रहा है, इस पे तो सहमत होंगे। देखिए, नक्सलियों पर हमारे जवानों के जाबाज तरीके से जो प्रहार हुए उसको हम सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा 1 वर्ष के अंदर जो ठोस नीति बनाई जानी थी, इतना इंटेलिजेंस सक्रिय किया जाना था, फर्जी मुठभेड़ को जितना रोकना था, वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों का विश्वास हम हासिल कर सके, हम एक भी बेकसूर को परेशान नहीं करेंगे। उस मामले में सरकार कहीं ना कहीं फेल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, वासु जी जल्दी टिप्पणी कर लीजिए, फिर समय मैं ये अनिल जी जो कह रहे हैं बेकसूर लोग मारे गए हैं इस 1 साल के अंदर, कहाँ बेकसूर लोग मारे गए हैं? सारे नकली में एनकाउंटर में मारे गए हैं। आज के दिन तो कम से कम राजनीति करना छोड़। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शहादत पर सियासत मत हो। और मंत्री जी, जब 12 लोग मारे गए तो 4-5 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहे, 5-7 उसमें बेकसूर आदिवासी थे। चलिए आप, ठीक है, आज हम थोड़ी चर्चा को बौद्धिक रखना चाहते हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वासु जी धन्यवाद, और अनिल चौहान जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन ये चर्चा में जो पॉइंट निकल के आया उस पर हम टिप्पणी ले लेते हैं अपने दोनों विशेषज्ञों का। पहले वर्णिका जी की ओर चलते हैं। वर्णिका जी, ये जो
बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से बार बार कि ऐसी नीति बनी है जिसमें बेकसूर भी मारे जा रहे हैं और इसलिए आलोचना का मौका मिल जा रहा है। क्या ऐसा भी हो जाता है कि घुन पिस के रूप में कुछ लोग पिस जा रहे हैं, आटे के साथ घुन पिस रहा है? देखिए, मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी मोहन जी, और आज ये उपयुक्त समय नहीं है जब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जाएं। केवल शहादत को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, पर यदि आप टेक्निकल वे पे जाके पूछते हैं तो इस सरकार ने पिछले कुछ दिनों में, यदि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे, तो इस सरकार ने दोनों मोर्चों पे काम किया है। एक तरफ गन की भी बात इन्होंने की, पैरेलल किया है, गन मोर्चे पे भी इन्होंने किया है, तो मन मोर्चे पे भी किया है। मैं आज 1-2 वर्षों से उस क्षेत्र में नहीं जा रही हूँ, गत कई वर्षों से उस क्षेत्र में जा रही हूँ और ये चीज देखा था। जो सबसे बड़ी बात, आज चूंकि बात सुरक्षा बल जवानों की चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बल जवानों का पिछले कुछ महीनों में मनोबल बहुत तीव्र हुआ था, बहुत उच्च हुआ था, और तभी भी बात होती थी जब उनके हाथ बंधे हुए होते थे। एक वो बात होती है जब आप एक्सचेंज ऑफ फायर ही ना कीजिए, अपने घर से ही ना निकलिए, तो कोई वारदात नहीं होगी। और एक बात तब होती है जब आप घर के बाहर जाइए, दुश्मन को खदेड़ने का दंभ भरिए, तो निश्चित ही वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर होगा और वहां पे कई प्रकार की वारदातें होंगी। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हमको सतर्कता का, उस क्षेत्र का जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजी है, उसको भी जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रणनीति का निर्धारण करना होगा। केवल इतनी बात के साथ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे सुझावों को शायद सरकार भी ध्यान में रखेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। हम मिथिलेश जी से भी आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। टिप्पणी ये कि सुझाव क्या है आपके पास? ये चीजें हो रही हैं, कुछ गलतियां, खामियां दिखती हैं, आपका क्या सुझाव है? क्या काम किया जाए जिससे चीजें सुधरें? ये देखिए, मैंने पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैंने कहा था कि इसका एक सामाजिक पक्ष भी है, तो सामाजिक पक्ष पर भी आपको काम करने की जरूरत है। सरकार उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। जिसका मिलिट्री पक्ष है उस पर सरकार तेजी से प्रहार कर रही है, तो स्वाभाविक है कि मिलिट्री पक्ष पर जब आपको विजय प्राप्त होगी तो आप पर प्रतिक्रिया भी होगी। पर मुझे लगता है कि जो एसओपी है उसमें उस क्षेत्र के हिसाब से कुछ और बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है, एक चीज़। दूसरा, जवानों की ट्रेनिंग में इन चीज़ों को और शामिल किया जाए। और तीसरा, मेरा सुझाव ये होगा कि उस क्षेत्र में लंबे समय तक इस समस्या के साथ काम करने वाले सामाजिक और सैन्य, पुलिस और दूसरे तरीके के लोगों की एक समिति बनाकर और इन चीज़ों को ठीक तरीके से समझ के इसका निराकरण किया जाए। बिल्कुल। और आज की डिबेट में जो सुझाव आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन पर अमल किया जाएगा तो इस तरीके की शहादत पर सियासत जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पर काम करने की जरूरत बनी हुई है, लेकिन सार्थक सुझावों को जरूर तवज्जो मिलेगी। इस उम्मीद के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। वर्णिका शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।